वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उनकी रिपोर्ट है कि कंट्री ऑफ कंसर्न में इंडिया को डाल रहे हैं, तो ये मोदी सरकार को इसको देखना पड़ेगा कि क्यों अमेरिका कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं इंडियाज इंटरनल मैटर्स और इंटरनल मैटर्स, फिर ये कैसा हो गया भाई? फिर ये कैसा हो गया बताइए? इतने 12-12, 13-13 कंट्रीज भारत के ये आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। सर, सिविल वार पे जवाब नहीं दिया। मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ा। सर, पंजाब के सिद्धू उनको पूछने, मैंने पूछा। समान नागरिक कायदा जो है अभी सब चल रहा है, ये जगह पे सब आने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है उसके समान नागरिक कायदे के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जब लॉ कमीशन ने, पिछला लॉ कमीशन ने हम सवालात ओपिनियन पूछे तो हमारी पार्टी की तरफ से हम लिख कर दिए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में ज़रूरत नहीं है। और हमारा मानना ये है कि भारत की खूबसूरती उसका कल्चर है, उसका मल्टी कल्चरल है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, भारत की खूबसूरती है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। उसमें शराबबंदी का भी जिक्र है। बंद कर दो ना शराब, आप बंद कर दो। नहीं बंद करेंगे क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो शराबबंदी की बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि शाम में 7 बजते की टून होना है उनको। आप बंद करो ना भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया शराब के ऊपर आप शराब नहीं बंद करते। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि देश के जो रिसोर्सेज हैं वो देश के नागरिकों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि देश की 45% दौलत 10 लोगों के पास है। वो क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जा रहे हम? अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो भारत में, आप वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भूल जाते हैं आप। अब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या कोई महाराष्ट्र का आदमी जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकते आप जमीन को। क्या आप, अगर आपको हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिया है, क्या आप वहां पर आग लगाना चाहते हैं? आप लोग वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, नागालैंड, इन तमाम, आसाम, इन जगहों पर क्या आप वहां पर करेंगे? फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते ए मुसलमान 2-3 शादी कर। अरे भाई प्रूफ बताओ। जो 2004 और 5 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें देख लो हिंदू मुसलमान बराबर के 2-2 शादियां कर रहे वो लोग। आप बोलते हैं शादी, अरे कहां शादी कर रहे? फिर कोई बोलता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, नहीं तो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, वो भी झूठ। क्योंकि अभी जब लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, जो TFR रेट मुसलमानों का 10 या 15 साल पहले था, वो गिरावट आई, उसमें बहुत गिरावट आई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करें, हमको बताइए जो हिंदूज को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता, भाई मुझे क्यों नहीं मिलता? क्रिश्चियंस को क्यों नहीं मिलता? क्या वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है भारत के संविधान के? क्या आप उसको सबको देंगे क्या टैक्स रिबेट? और फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो क्या वो दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पर होगा? बताइए आप। सतपति रहेगा या निकाल देंगे आप? ये कहां देश को कहां ले जा रहे हैं आप? गरीबी, बेरोजगारी मुकद्दर बन गया भारत के नौजवानों का। इस देश का सबसे बड़ी ताकत उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 60% जनता जो है 40 साल के कम उम्र की है। आप उनको रोजगार पे लगाओ, काम पे लगाओ, उनको कुछ करो। तो मोदी जी बोलेंगे मैं लाभार्थी कर दिया। अरे भाई ये नौकरी नहीं है उनको नौकरी कुछ करो आप, कुछ नहीं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक झुंझुना दे दिए, लेके नाचो उसको, पेट भर जाएगा तुम्हारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है भारत को, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है। हमारी पार्टी लॉ कमीशन को लेटर लिख कर दी थी कि हम उसके खिलाफ हैं। और एक बात याद रखिए, मुसलमानों को
उनको संविधान में प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 से है, वो फंडामेंटल राइट है। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है। आप कैसा कल्चर को छीन लेंगे मेरे? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या फंडामेंटल राइट को छीन लेगा? तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजेस देश के सामने, उसको देखना नहीं चाहते। पंजाब के गायक नहीं, सर इस देश की जो धर्मांध शक्ति को रोकने के लिए आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब हो या आप सब मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए आए। अभी पूरा देश 80% जो बहुजन समाज है आपकी तरफ भगवान के जैसा सोचते थे दोनों। तो इस लोकसभा में क्या हुआ सर? बाद में जो है ना लोगों का विश्वासघात हुआ आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से, ऐसा लगता है सर? देखिए, हम और बाड़ा साहब जो है अलायंस में थे और बाड़ा साहब के साथ हम लोग, मैं खुद गया, कई मीटिंग्स को एड्रेस किया पार्लियामेंट के चुनाव में। और मैं हमेशा बाड़ा साहब को बोलता था कि हमको पार्लियामेंट चुनाव में उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, विधानसभा में मिलेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पर मिले थे। तो बाड़ा साहब बोलते नहीं ओवैसी साहब आप नहीं जानते, हम लोग सीट निकाल रहे, जितने जीत रहे कर। मैं ठीक है सर, आपको अच्छा मालूम। फिर वो असेंबली का चुनाव आया तो मैं बाड़ा साहब से हम लोग मिले, इम्तियाज़ साहब मिले, डॉक्टर गफ्फार खादरी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट वो मिले। हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको आप कितने, हम 16 सीट बोले, 20 सीट बोले थे, हाँ 32 सीट्स के हम लिस्ट दिए थे उनको, तो वो राज़ी नहीं थे। फिर मैं पूना गया, पूना जाकर मैं उनसे अकेले 1 to 1 बात किया बाड़ा साहब से। मैं आज भी इज्जत करता हूँ और कल भी करता रहूँगा। आखिर में मैं उनको बोला कि बाड़ा साहब एक काम करिए, आप 32 नहीं बोला, ठीक है 32 नहीं, आप मेरे को सिर्फ 8 सीट दे दो, जिसमें से 2 हमारे सिटिंग एमएलए है, इम्तियाज साहब की सीट और वारिस पठान की। उसमें भी बोले नहीं, वो भी नहीं दूंगा मैं। अब आप बोलिए मेरा सिटिंग एमएलए की सीट पर अगर आप नहीं देंगे तो कैसा होगा? मैं बोला भाई 8 सीट दे दो मेरे को, आप पूरा ले लो। तो मैं 3-4 घंटे बैठा, वो उसके बाद नहीं हुआ। तो अब मैं सिटिंग एमएलए की सीट कैसे छोड़ूंगा बताइए आप? तो यकीनन लोगों को इस बारे में तकलीफ होंगी, हमको भी तकलीफ है। अब ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं, तो इस पर अब क्या कर सकते हैं? मैं उन उन्होंने बहुत बोलते रहते हैं साहब, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुकम्मल कर लूँ मोहन भागवत। तो वो थोड़े दिन पहले बोले थे 1 साल 1.5 साल मुसलमान चोरी का सामान है। अब बोलते हैं कि ये बयान दिए, और उस बयान का पूरा आप ये पूरा हिस्सा बोलिए ना। उस स्टेटमेंट में, उनकी भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और आक्रमण करने वालों ने इस्लाम को लाया। ये क्या बात है भाई? बार बार हमको आप ले जाकर एक रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो क्या मोहन भागवत साहब के पूर्वज क्या बुद्धिस्ट थे क्या? उनको जबरन चेंज कर दिया गया, ये क्या बात है? और बोलते कि इस्लाम आक्रमण इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में। इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर वो उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। और ये बोलना कि ऐसा मत करो भाई, जितने पिटिशनर ज्ञानवापी में, मथुरा में, क्या वो संघ के नहीं है क्या? संघ के हैं पूरे वो। आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, मालूम कर लीजिए। खुद तेलंगाना में उनका प्रेसिडेंट बोलता कि हम मस्जिद को खोदेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं वो? आप खुद पार्टी है उसमें, आपके लोग कोर्ट को भाग रहे हैं, आपके सब लोग आप वो बोल रहे हैं। तो केसेस विड्रॉ कर लो ना, फिर आप खत्म करो केसेस को। फिर आप सर अभी जो लोकल इलेक्शन हुए
आप एमआईएम या कांग्रेस, राष्ट्रवादी या आठवले इनके साथ कोई अलायंस करेगी? अभी तो अलायंस का कोई बात सोचे भी नहीं ना, बहुत जल्दी है। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने निकल रहे हैं, संगठन को, जनता से अपने जाके अपना मैसेज देने का, और उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अब ये अलायंसेस का तो ये और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आपको अच्छा बताएंगे। महाराष्ट्र में स्टेपिंग स्टोन बोल के एमआईएम का यूज बहुत कर रहे हैं। शुरू में आते हैं एमआईएम में और बाद में राष्ट्रवादी में जाओ, कांग्रेस। अरे मैं कभी फायदा तो हो रहा ना, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी को। सर जो पुराने जो लोग हैं, अभी पुराने लोग, आप भी तो पुराने हैं, आजकल मीडिया में आ गया। पुराने लोगों को आप नगर पालिका है, हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी कुछ नगर सीट चुन के आपके दिल में कुछ राज छुपा हुआ है। पुराने लोगों को लो सर, ऐसा सर एक सवाल ये है, आपके नांदेड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना के अरविंद सावंत ने ये बात कही, जिस तरीके से हम लोग अभी नई राजनीति लेके चले हैं, तो ये एमआईएम का फर्ज है कि वो हम लोगों को सपोर्ट करे। और दूसरी बात, जब इम्तियाज जलील साहब हमसे बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो क्या कंडीशंस? ये इम्तियाज जलील साहब बता सकते हैं, क्योंकि ये उनका पहला सवाल तो नहीं देखिए, कोई बातचीत हमारे से कोई नहीं करे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलत कह रहे हैं। तो कंडीशन लाने का सवाल ही क्या होता है? मैं जब हमारे दोनों विधायक से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके बहुत से डेवलपमेंट के मसाइल हैं, मालेगांव में है, धुलिया में है, और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटीज़ के इश्यूज भी हैं महाराष्ट्र में। तो हमसे कोई जब बात करेंगे तो हम क्या बात करें आपको बोल सकते हैं। आपको कैसे मालूम? ये बात पिछले हफ्ते से चल रही है, और जो खैरे साहब हैं उन्होंने वैसे ही मीडिया को कहा है कि ये बात पूरी हो गई है, उस्मानाबाद का भी नाम चेंज होगा और औरंगाबाद का भी चेंज। अब बोलते हैं खैरे साहब, अल्लाह उनको सेहत दे। हैदराबाद सामूहिक बलात्कार के मामले में, हाँ? हैदराबाद सामूहिक बलात्कार के मामले में भाजपा के एक विधायक ने टिप्पणीजनक वीडियो और नाबालिग लड़की की फोटो और वीडियो सबूत के तौर पे, वो जान दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। मैं बहुत देखिए, इतना ही कहूँगा कि वो हीनियस क्राइम है। तक यहाँ पे आप प्रोग्राम दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको आप सच्चा नीतियों में काम किया है, उनको बाजू को हटा रहे हैं। पुतला जला रहे मेरा? जलाया है ना? अरे बहुत अच्छा है ना। नहीं आप देखिए, सुनिए, ऐसा है ना, नहीं सुनिए, पुतला जलाए तो बलायात जाते कहते जलाना चाहिए, क्या बात है? मैं क्यों जलूंगा? मेरे जलाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। राज्यसभा के बारे में क्या? बोल दिया ना, अभी 3 मरतबा फिरा के पूछ रहे थे मेरे को। महिला आयोग ने, तेलंगाना सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, वोट किसको देंगे? सीधा बात। अभी जब बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करे तो अपना फैसला करके बताएंगे। नहीं, किससे करेंगे? हाँ नहीं, देखो सुनिए, भाजपा और सेना में ही चालू है। नहीं सुनिए, अभी हम तो आपके जरिए से बोल दिए, वो मैसेज जाएगा, वो लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे। सुनो, आप नहीं बात करेंगे, हमारा जो कर रहे हैं फैसला लेंगे ना। नहीं तो दोनों भी, एक तो सेना है दूसरी भाजपा। अरे भाई आप किससे बात करेंगे आप? अरे जो बात करेंगे हमसे, उनसे बात करेंगे। अच्छा, भाजपा ने बात की तो भी आप बात करेंगे? नहीं, भाजपा से क्यों बात करेंगे? सेना से बात करेंगे? अरे उसमें अकेले वो हैं क्या? उसमें तो पूरा 3 पार्टियां हैं ना, 3 पार्टियां हैं। नहीं देखिए, अगर वो बात करे, देखिए हम लोग हैदराबाद में क्या बोलते हैं, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मैं खाया तो आपका दर्द कैसा कम होगा, पेट का दर्द? कोरोना कोविड में सबसे ज्यादा गरीब और गरीब लोगों को बहुत तकलीफ है। इस बारे में क्या बोले आप? कोरोना कोविड जो ये महामारी जो है, इस पीरियड में सबसे ज्यादा और गरीब लोगों को बहुत तकलीफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, बहुत तकलीफ है। इसके बारे में नहीं, कोविड में मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में 40 लाख लोग मरे,
इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सब ये डेटा दे रहे ना वो 3 लाख, ये सब बकवास है। कब्रस्तान भर गए, शमशान भर गए, लकड़ियां नहीं थी, ज़मीन नहीं थी दफनाने के लिए, लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए, अस्पताल में कोई इलाज नहीं था, पूरे देश में माहौल था ऐसा ही। और मेरा आज भी मानना है कि सेकेंड वेव आने से पहले अगर 2021 जनवरी, आपको याद दिला रहा हूं, 2021 जनवरी में हमारी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता था, तो उस वक्त बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2 रेजोल्यूशन पास किए थे। एक भारत की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, दूसरा देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद, उन्होंने कोविड को हरा दिया। सेकेंड वेव जब नहीं, सेकेंड वेव आने से पहले दूसरे कंट्रीज ने, यूएस ने, यूके ने, जापान ने, कनाडा ने, उन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। हम लोग कब प्लेस करते हैं? हम लोग सब तमाशा होने के बाद, जो 21 में हम लोग जनवरी 21 में शुरू हुआ, तो 2020 अगस्त में ये कंट्रीज ने अपना वैक्सीन ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम जनवरी में ऑर्डर प्लेस करते हैं वो पुणे की कंपनी को, तो उसकी वजह से लोगों में मौत हो गई पूरा। अगर पहले वैक्सीन का ऑर्डर कर देते, सब चीज़ कर देते, तो बहुत से लोगों की मौत नहीं होती थी। तो ये आपकी बात सच है, मगर ये बहुत बड़ी नुकसान सबका हुआ। बहुत से परिवार ने, ख़ानदान ने अपने माँ को, भाई को, वालिद को, पतियों को, सबने खोया। सोनिया गांधी ईडी के हाँ, चार धर्मों के नाम पर कोई बोलता है तो उस पर खटला दायर किया जाता है। हाँ, तो ये सरकार ये ऐसा अपने को बोलने को हक नहीं है, जो अपने जात पर बात करें तो उसको हक नहीं है। नहीं, आप बराबर बोलिए, मगर आप किसी को नीचा मत दिखाइए। आप किसी को नीचा मत दिखाइए और किसी को ये मत बोले कि ऐसा इंसल्ट करना, ये तो गलत है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अभी बस है ना, हो गया ना। लास्ट सवाल अरे नहीं, आप ठहर जाइए। अब असद मंत्री साहब ने बोला था कि हम जुल्म सह लेंगे, लेकिन देश की अखंडता पे हम आँच आने नहीं देंगे। तो क्या कौम को एक तरीके से जुल्म सहने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, क्या है? देखिए, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। तो मैं अपनी डिग्निटी को नहीं खो सकता, ना खोने दूंगा। मेरी सबकी जिंदगी भारत में उसकी लाइफ, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट से डिमांड करते हैं कि किसी पर जुल्म ना हो, और अगर जुल्म होता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। मैं कोई मुसलमान, भारत में कोई एक चमन नहीं है कि हर कोई चल के चले जाएंगे मुझ पे से। हम सब बराबर हैं। मेरी भी जान की उतनी कीमत है जितना दूसरे लोगों की जान की कीमत है, मेरी भी डिग्निटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, तो हमको उसको देखकर बात करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि कोई भी हमारे को जुल्म नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। जुल्म करेगा तो हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा, गुनाह दर्ज कराएंगे, और हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी पे जुल्म कह सके। जुल्म होता क्यों? जुल्म इसलिए होता क्योंकि सत्ता में बैठने वाले जुल्म की इजाज़त देते। ये हमको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसको मालूम कि मेरा बैठने वाला जो बड़ा आदमी है वो मेरा माई बाप है, और माई बाप मेरी हर गलती को माफ़ कर देगा, तो वो जुल्म करता है। जब उसको मालूम हो जाएगा कि तेरे जुल्म अब नहीं चलेगा, तो जुल्म बंद हुआ था। तो इसलिए सत्ता में बैठने वाले इजाज़त देते हैं जुल्म करने की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है गोश्त के नाम पे। अभी यूपी में एक लड़के को, जिसका बाप खबर खोदता है, उसको यूपी की पुलिस ने इतना मारा, उसके रेक्टम में एक बैम्बू को घुसा दिया। आप जाके बोलेंगे उसको कि सब्र कर ले, जुल्म सह ले? आप बताइए। कानपुर में जो बच्चों को मुलविस नहीं है, जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप बोलेंगे जुल्म सह ले? बगैर नोटिस के घर तोड़ रहे हैं, जुल्म सह ले?
जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार उन लोगों को इजाजत देती है। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार एक पक्षपात करती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उनको करार देती है कि भाई ये इनको ऐसा कर दो। तो इसलिए ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जहां हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं, और जुल्म और इंसाफ में फ़र्क है। जुल्म जब तक होगा, जुल्म को सहना भी जुल्म है। इंसाफ जब होगा तो अमन रहेगा, और इंसाफ उस वक्त होगा जब सरकारें भारत के संविधान को देखकर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। और हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, मगर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फ़र्क है उसमें।